नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और इंडिया डेली पर आप देख रहे हैं तीन का सवाल। तीन के सवाल में आज बात पश्चिम बंगाल के एक ऐसे मुद्दे को लेकर के होगी जिसके बाद ये आपको समझना होगा कि जिन्हें आप चुन रहे हैं, सत्ता में बैठा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और नमस्कार, मैं हूं तीन के सवाल में आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र को मत पत्र से नहीं धमकी से चलाने की कोशिश बार बार सामने आती है और एक बार फिर से उसी कहानी का चेहरा बने हैं तृणमूल कांग्रेस के विवादित विधायक मोनिरुल इस्लाम। वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर विधायक का बयान सुनाते हैं आपको और फिर आप सोचिएगा कि क्या ये जो प्रतिनिधि है या ये सीधे तौर पर जो राजनेता है, इनकी भाषा किसी अराजक गिरोह के समान नहीं नजर आ रही है क्या। मोनिरुल इस्लाम कहते हैं अगर नई वोटर लिस्ट ठीक नहीं लगी तो हर जगह आग जलती दिखेगी, तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है लड़ते हुए मरना। 19 तारीखे फाइनल लिस्ट বের হবে তখন কিন্তু যদি সব ঠিকঠাক হয় আর নচেত দেখবেন চারদিকে আগুনে আগুন জ্বলছে, কিচ্ছু করার নেই। तो इस बयान के बाद सवाल यह कि क्या अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की प्रक्रिया भी सत्ताधारी नेताओं की मर्जी से चलेगी। बुधवार को मुर्शिदाबाद के फरक्का में जो हुआ वो इसी मानसिकता का नतीजा है। फरक्का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी देखने को मिली। साथ ही साथ एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग न करने की खुली धमकी मिली। हालात ऐसे बने कि 200 बूथ लेवल अफसरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अधिकारी कह रहे हैं वो डर और भारी दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक मोनिरुल इस्लाम खुद को बचाने में लगे हैं। कहते हैं तोड़फोड़ टीएमसी ने नहीं की, ये तो परेशान नागरिकों की प्रतिक्रिया थी। तो आपने सुन लिया कि क्या ये पूरा मुद्दा है, आपने मोनिरुल को भी सुना। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ नागरिक थे तो एक विधायक वहां क्या कर रहा था। पूरे मामले को धार्मिक भेदभाव का रंग देने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय का आरोप लगने लगे हैं, लेकिन सबूत जीरो नजर आते हैं। आज वोटर लिस्ट पर धमकी है, कल चुनाव पर क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र अब मत पत्र से चलेगा या आग की धमकी से। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के जो सवाल हैं वो आपको बताते हैं। तो आज का पहला सवाल ये कि क्या ममता के विधायक वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, क्या इसके जरिए वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। और आग लगाने वाली धमकी क्या दंगा भड़काने की साजिश है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी के एक जनप्रतिनिधि का ऐसा कहना क्या दीदी की हार का डर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, करवाती हूँ आपका परिचय। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ संतोष वर्मा नेता है बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। एसएम हसन नेता है टीएमसी के और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले क्या हमारे साथ नेता टीएमसी जुड़े हुए हैं, एसएम हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएम हसन, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि टीएमसी क्या समझती है कि पश्चिम बंगाल उनकी जागीर है कि कभी भी कहीं पर भी खड़े होकर के भड़काऊ बयान दे दें, दो समुदायों में आग लगाने की कोशिश कर दे, और ऐसे नेताओं के खिलाफ आपकी पार्टी क्या कोई कार्रवाई करती है। अनम्यूट करिएगा। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन संदीप चौधरी जी यही सवाल मैं आपसे दोहरा देती हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में एक लंबे वक्त से टीएमसी की सत्ता है तो वो जागीर हो गई है कि अगर हमारी हिसाब से चीजें ना हुई तो आग लगा देंगे, बंगाल को ही जला देंगे। जिसने इनको राज्य सौंपा, जिसने इन्हें सत्ता सौंपी, जिसने इन्हें चाबी दी, जिसने इन्हें कुर्सी दी, जिसने इन्हें मान सम्मान दिया, उसी को ये आग लगा देंगे। संदीप चौधरी। देखिए मीनाक्षी जी, दो लाइनें हैं। सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। जिस तरीके से ये इनामुल इस्लाम का जो बयान आया है, ये कहीं ना कहीं देश को जलाने वाला है। लेकिन टीएमसी को और टीएमसी के नेताओं को ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अब जो वो दौर था अतीक अहमद वाला, या जो दौर था मतपेटी लूटने वाला, या वो दौर था लोगों को डराने वाला या बंदूक की नोक पे चुनाव जीतने वाला, अब वो वक्त गुजर चुका है। वो गुजरे जमाने की बातें हैं।
अब आपको अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को सुधारना पड़ेगा, कैसे बोलना है। इसीलिए लगातार राजनीति में परिवर्तन हुआ है। पहले गुंडे माफिया ही राजनीति में आते थे, अब पढ़ा लिखा समाज आने लगा है, रिटायर फौजी और कर्नल आने लगे हैं, अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आने लगे हैं, इवन IITN तक राजनीति में आ रहे हैं, अच्छे पत्रकार राजनीति में आ रहे हैं। तो अब राजनीति का स्तर बदल चुका है, लेकिन टीएमसी आज भी उन्हीं प्यारे जो पुराने ख्यालात हैं, डंडे के जोर पे, पत्थर के जोर पे, गोली के जोर पे, आग के जोर पर, वो इस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। इस तरीके से अब गाड़ी पार नहीं लगेगी, गाड़ी मुद्दों के आधार पर आपकी पार लगेगी। नहीं, लेकिन संदीप जी, एक पैटर्न निकल कर सामने आता है। ये वही इस्लाम साहब हैं जो लगातार एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके पार्टी के नेता कहते हैं कि इन पर कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी, वो तो भाई साहब एक्शन का रिएक्शन है, और एक तरफ जो है आप SIR प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, दूसरी तरफ सवाल उठाते हैं। तो ये दो रवैया टीएमसी का देखने को मिल रहा है। ऐसे में जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं है क्या ये? देखिए आशीष जी, वही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आग लगाने की बात करेगा, अतीक अहमद जैसे लोग देश को आग लगाते थे, आपको याद होगा। जो मुख्तार अंसारी था वो देश को आग लगाता था। आज कहां चले गए वो सब लोग? वो सब लोग उनके अंजाम तक पहुंचा दिए गए हैं। अगर ये लोग भी इस तरीके की बातें करें, और ये लेगेसी के तौर पर लिया जाना चाहिए संदीप जी। ये अगर हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इस पर एक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो लोकतांत्रिक ढांचा है उस पर से विश्वास कम से कम जो जनता का है वो ना हटे। अब इस तरीके की तलख टिप्पणियां अगर वो कर जाते हैं, वो दे जाते हैं कि बंगाल को इस आग में झोंक देंगे, अगर उनके हिसाब से सटीक चीजें नहीं होती है तो ये तो गलत ही है ना। अब इसका फायदा बीजेपी बुनाएगी तो फिर कहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है। ये भी तो सीधे सीधे SIR से लेकर के तमाम मुद्दों को हम जोड़े, घुसपैठ को लेकर जोड़े, ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बीजेपी क्या करती है और टीएमसी क्या करती है। सरकारों को वो करना पड़ता है जो जनता चाहती है। जिस तरीके से जनता ने चाहा, बीजेपी सरकार ने उसी तरीके से कार्य किया। अदरवाइज सरकार तो पूरे देश में कांग्रेस की चलती थी, लेकिन कांग्रेस जनता की नब्ज और जनता के दिमाग को नहीं पढ़ पाई। बीजेपी जनता की नब्ज को भी समझी, लोगों के दिलो दिमाग को भी पढ़ा, और पूरे देश में लगभग बीजेपी का परचम रह रहा है। अब बंगाल बचा हुआ है, और बंगाल में पिछले चुनावों में आपने देखा बीजेपी लगातार मजबूत हुई है, बिहार के अंदर मजबूत हुई है, उड़ीसा के अंदर जहां कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी वहां बीजेपी की सरकार बनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जड़ें टीएमसी की और ममता बनर्जी की हिली हुई हैं, और बीजेपी लोगों की नब्ज को पकड़ रही है, वहां के मुद्दों को बीजेपी लगातार पकड़ रही है। थोड़ा सा ये जड़ें हिलनी भी चाहिए। लेफ्टिस्ट रही, उसके बाद ममता दीदी आ गई, ममता दीदी ने सरकार बना ली, लंबे वक्त तक उस सरकार में भी है और आने की तैयारी में भी। अच्छी बात है, हर पार्टी को अपनी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस तरीके के बयान तो नहीं होने चाहिए कि कभी हम बाबरी मस्जिद बना देंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। अगले दिन निकाल करके 4 तारीख को अलग कर दिया, वहां जाकर के बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, और ममता दीदी को अपने आप को दिखाने के लिए फिर बाबा महाकाल को लेकर के आना पड़ रहा है। तो वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या संदीप चौधरी जी, हमने ये पहले नहीं देखा है? बंगाल में एक अलग ही शासन चलता है, एक अलग ही संविधान चलता है। कोई वहां पर एजेंसी चली जाती है, ईडी चली जाती है, सीबीआई चली जाती है, उन्हें घेर लिया जाता है। तो संदीप चौधरी जी, जो ये अराजकता है और ये सरकार के द्वारा फैलाई हुई अराजकता है, और वही उनके नेताओं के मुंह से बार बार जब निकल करके सामने आती है, तो क्या इस बार बंगाल को भी थोड़ा बदलाव के बारे में नहीं सोच लेना चाहिए कि जो नेता कह रहे हैं कि आग लगा देंगे, उन्हें वोट देना है या फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना है? देखिए मीनाक्षी जी, आशीष जी और रीतू जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी राज करना चाहती है या सत्ता में वापस लौटना चाहती है, वो चीजें अब पॉसिबल नहीं है। SIR हुआ है, जो बांग्लादेशी थे उनको भी वोट काटे गए हैं, जो फर्जी वोट थे वो वोट भी कटे हैं। अब की बार चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न पर होगा। अलग पैटर्न का मतलब ये है, आप ये देखिए, जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे या इस्लामीकरण के सहारे ममता बनर्जी सरकार में पहुंचती थी, उसी मुस्लिम वोट बैंक के पीछे कांग्रेस भी है, उसी मुस्लिम वोट बैंक के पीछे लेफ्ट भी है। तो मुस्लिम किस किस को इस बार चुनाव जिताएगा, किस किस का मुस्लिम भला करेगा? तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है टीएमसी का, वो लगातार बढ़ रहा है, और जड़ें लगातार बीजेपी की मजबूत हो रही है। इस बयान को, ठीक है संदीप जी, वो ये चीजें तो हम समझ गए कि इस तरह के वोट बैंक के लिए जाहिर सी बात है कि वोट बैंक के लिए और फेमस होने के लिए और एक बार फिर से सुर्खियों में आने के लिए टीएमसी के जो विधायक है वो नजर आते हैं,
और एक आध विधायक नहीं, अगर इनकी लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है सर। अब आप थोड़ा सा पहलू को चेंज करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि एसआईआर को लेकर जिस तरह का घमासान बंगाल में देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या उससे हिंसा भड़काने की कोशिश क्या टीएमसी की तरफ से नहीं की जा रही है? इससे डिनाई तो नहीं कर सकते हम। देखिए आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। बंगाल को लगातार जलाने की कोशिश होती है, इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो शुरू में मैंने शुरू किया कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। हुआ क्या, आज तक की राजनीति में दंगे होते थे, लोग मारे जाते थे और नेता अपनी रोटियां सेक करके निकल जाते थे। लेकिन आज की तारीख में चुनाव आयोग मजबूत हुआ है, हमारी जो एजेंसियां हैं वो मजबूत हुई है। किस तरीके से बीएसएफ, सीआरपीएफ और फौज का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, बाहर तक की सेनाएं, दूसरे स्टेट्स की पुलिस फोर्स लगाई जाती है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ना ही आप गोली चला सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति गोली चलाएगा उसका जवाब उसको गोले से दिया जाता है। इवन आपने देखा होगा पहले पाकिस्तान से लोग आते थे, दिल्ली में बम फोड़ करके निकल जाते थे, मुंबई में बम फोड़ करके निकल जाते थे, कलकत्ता में बम फोड़ करके निकल जाते थे। इन दोनों चीजों में वो चीजें एक कितनी चीज कंट्रोल हो गई है। इन बिटवीन द लाइंस अगर हम देखें, इस बीच में आता है एक वोटर जो जब अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाता है वो ये सोचता है कि उसके लिए भला क्या होगा। और इसी को लेकर के मैं सवाल लेकर जाऊंगी, संतोष वर्मा मेरे साथ नेता बीजेपी के कनेक्ट हो गया, उनसे पूछना चाहूंगी, मत का प्रयोग जब एक यहाँ पर वोटर करता है वो ये सोचता है कि उसका भला क्या होगा, पर अगर चुनाव से पहले इस तरीके की धमकी दी जाएगी, ये मैसेज भी तो पहुंच ही रहा है ना। अब आप ऐसे धमकाएंगे, उसके बाद दोष मढ़ देंगे ईवीएम पर। देखिए, पहले तो आपके चैनल को मैं नमस्कार जनाता हूं, और ये जो जिस तरह का ये घटना घट रहा है जी, पूरे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को तमाशा बनाने का काम कर रही है ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री को जनता पर विश्वास नहीं है। उनको वोट देके माने जो बोलते हैं ना मरा हुआ, उनको वोट चाहिए। उनको जो जिंदा लोगों का वोट उनको नहीं चाहिए। उन्हें जब वोट देने के समय में मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, उनको वोट चाहिए। और जो उनका टीएमसी का जितना भी एमएलए हो चाहे सांसद हो, उन लोगों का तो मुंह पे आप ये समझ लीजिए लगा हुआ है कि लोकतंत्र एसआईआर को एकदम माने उन पर भरोसा नहीं है। अगर एसआईआर नहीं होगा तो लोगों को जनता पर भरोसा कैसे होगा? एसआईआर तो लोकतंत्र का पहला एक बीएलओ डरे हुए हैं सर, बीएलओ काम करने से मना कर रहे हैं और धमकियों से डरे हुए हैं। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? कोई तो उनके लिए स्टैंड लेगा ना, कि सिर्फ राजनीति होगी? सर अब देखिए आसनसोल में कल ही परसों 2 दिन लोग बीजेपी के लोगों को दौड़ा के लोग मार रहे हैं, इसलिए कि बीजेपी के लोग एसआईआर के ऊपर में बूथ लेवल पे, हम लोगों ने बूथ लेवल पे अपना कर्मी दिया है, BLO 2 को नियुक्त किया है, जो BLO 2 जाकर वहां पर वोटर घर घर जाकर बूथ स्तर पर लोगों का चयन कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन टीएमसी वहीं पर बीजेपी को लेकर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है और बूथ कर्मियों को डरा रही है और पेपर फॉर्म 7 को जला दे रही है, फॉर्म 7 को जला दे रही है। और ये सब कहां से मिल रहा है? जब मुख्यमंत्री बोलती है कि आपकी रणनीति क्या है? ठीक है संतोष जी, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए संतोष जी, वो ठीक है, आपने बहुत जो फैक्ट्स रखे वो सही है, वो चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है सर, हम लोग बूथ स्तर पर घर घर जा रहे हैं और लोगों को एसआईआर के बारे में हम लोगों ने सभी का मदद भी किया है, कैंप के माध्यम से मदद किया है। हम खुद एक BLO 2 के स्तर पे अपने यहाँ 23 नंबर बूथ पे 75 आदमियों को नोटिस मिला था, उसमें से हम लोग 50 लोगों का सही निर्णय किए। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हम लोगों ये तो आपने कर दिया। शिकायत करने की जहमत आप लोगों ने नहीं उठाई, इससे पहले भी इनके विधायक यही थे, एक के बाद एक दूसरा बयान है। सर हम लोग शिकायत उठाए, सर शिकायत उठाए, डीएम ऑफिस में हम लोगों को मारा जा रहा है, एसडी ऑफिस में मारा जा रहा है। बिल्कुल संतोष वर्मा जी, पश्चिम बंगाल में शिकायत करके भी क्या होगा? पुलिस भी उन्हीं की बैठी हुई है। अगर कोई बाहर से कोई एजेंसी जाती है तो उन्हें उन लोगों से मिलने तक नहीं दिया जाता है जो लोग पीड़ित हैं। और एक वक्त हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ने के लिए कतराते थे, संदीप चौधरी जी, कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है तो ये समझ लीजिए कि टीएमसी के गुंडे आपके घर पर आएंगे। मैं सीधे उन्हें गुंडा कहती हूँ क्योंकि ऐसा होता है वहां पर। टीएमसी पार्टी के जो नेता हैं तथाकथित, वो जाते हैं, लोगों को घर से बाहर निकालते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। और ये तस्वीर तो अभी 2 दिन पहले हमने पश्चिम बंगाल में सड़कों पर संदीप चौधरी जी देखी ली। अगर यही बयान जो ये आया है कि अगर हमारे हिसाब से एसआईआर की वोटर लिस्ट नहीं सामने आए तो हम आग लगा देंगे,
तो संदीप चौधरी जी, अगर यही किसी बीजेपी शासित राज्य से किसी बीजेपी के विधायक की तरफ से बयान दिया जाता तो ममता जी क्या करते हुए नजर आती? सड़कों पर पहरा देते हुए, सड़कों पर रोते गाते हुए? देखिए रितु, बिल्कुल अगर इस तरीके का बयान या स्टेटमेंट कोई भी बीजेपी की तरफ से आता तो अभी तक टीएमसी की जो फौज है या कहिए जो ममता जी की सेना है वो सड़कों पर उतर गई होती और उपद्रव मचा रही होती। लेकिन अभी हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं चीजें टीएमसी और ममता बनर्जी के हाथों से भी लगातार निकल रही है। जैसा मैंने आपको बताया, जो एक वोट बैंक था जब लेफ्ट की सरकार गई थी और टीएमसी आई थी तो उन लोगों को बहुत उम्मीद थी टीएमसी से, ममता बनर्जी से कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ पर महिलाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अंडर करंट हम लोग देख रहे हैं वहां पर फुल फ्लेज्ड जो बीजेपी का अप्रोच है वो कहीं बंगाल में टीएमसी की नैया ना डुबो दे। अब मेरा सवाल संतोष जी आपसे रहेगा, आपने कहा कि एक रणनीति के तहत आप बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मेरी सहयोगी मीनाक्षी ने जिक्र किया कि जो तथाकथित ऐसे कहा जाए राजनेता है जो इस तरीके की बयानबाजी देते हैं और वो सोचते हैं कि अगर इस तरीके की बयानबाजी नहीं दी तो कहीं ना कहीं चुनाव में उनको घाटा हो जाएगा। अब वो पर्सनल तौर पर खुद को बढ़ा रहे हैं या पार्टी को बढ़ा रहे हैं, ये दो अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। ये पर्सनल टिप्पणी है, पार्टी की टिप्पणी है, कई दफा इसको लेकर चर्चा भी होती है, ये पर्सनल कॉल है कहा जाता है स्पष्टीकरण में। लेकिन अब जब ये बयान सामने आता है तो ये भी देखा जाता है कि इसके जरिए नंबर्स गेम वो अपने तो बढ़ा ले जाते हैं पर पार्टी के नंबर नीचे हो जाते हैं। अब बीजेपी का इसमें क्या रुख रहने वाला है? मैडम, जो टीएमसी है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उनका काम है एक अल्पसंख्यक समुदाय को भड़का देना है, उन्हें रास्ते पर ला देना है। कैसे रोकिएगा इस सर मैडम, हम लोग को रोकने का क्या है? भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार बनाई है, हम लोगों का काम है, प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग गली मोहल्ले में सब समय जाके प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग यूट्यूब मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोग जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कैसा काम करने चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ विकास होना चाहिए। विकास का जो रफ्तार है वो वंदे भारत ट्रेन की तरह चले, जिससे कि हम लोग अपना विकास स्तर को बढ़ा सके। या कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, या शिक्षा का व्यवस्था खराब है, या हर चीज में दुर्नीति है। यहाँ पर वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्हें विकास चाहिए, उनके यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी भी हो ताकि उन्हें अपने ही जगह पर, अपने ही घर में नौकरी मिल सके, यहाँ वहाँ के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है। एक वक्त हुआ करता था आशीष वहां पर कि जीडीपी में जो योगदान होता था पश्चिम बंगाल का वो 11% होता था, अब वही गिर करके 4 और 5% पे पहुंच गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है संदीप जी कि क्या ये हार के पहले की जो बौखलाहट है वहां के नेताओं में दिखने लगी है और वहां जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, जो हम देखते भी है मुर्शिदाबाद में, मालदा में, तो क्या ये उससे बौखला गए हैं कि देखिए एक तो आपने हमारे जो वोटर हुआ करते थे उन्हें आपने एसआईआर के बहाने भागने पर मजबूर कर दिया है, तो अब हमारे से वो भी छिन गया है और अब हम अगर सत्ता में नहीं आए तो हम ना डेमोग्राफी चेंज कर पाएंगे और ना ही हम इस प्रदेश के कहलाने लायक रह जाएंगे। ठीक है, इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर। विकास की बात मीनाक्षी ने की, विकास तो तब होगा ना जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, जब वहां पर लोगों को डर नहीं लगेगा। और इससे पहले भी जब टाटा ने कोशिश की थी अपने प्लांट लगाने की तो ममता बनर्जी खुद उतर आई थी, विरोध करते हुए नजर आए उनके, और उनकी शुरुआत भी उसी चीज से हुई। देखिए आशीष जी, मीनाक्षी जी और गीतू जी, एक सवाल तो आपका ये था, बीजेपी के साथी जवाब नहीं दे पाए कि बीजेपी किस तरीके से सत्ता परिवर्तन करेगी। तो बीजेपी इस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर सकती है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने खुद टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी को विधानसभा का चुनाव हराया था, आपको याद होगा। इस बार ऐसा पूरे बंगाल में करना पड़ेगा बीजेपी को। दूसरी चीज ये है कि लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर भी ममता दीदी पूरी नहीं उतर रही हैं। आज आप दिल्ली में जाकर के देखिए, जीबी रोड पर सबसे ज्यादा लड़कियां बंगाल से लाकर बेची जाती हैं। तो बंगाल की बेटियों की ये हालत है, वहाँ के माँ बाप, उनके भाई बड़े दुखी हैं। पढ़ाई के मामले में लगातार बंगाल सवाल तो तब उठेगा ना, ठीक है आप विकास के मुद्दों को एड्रेस कीजिए, जनता के मुद्दों को एड्रेस कीजिए, पर इस बीच आ जाता है इलेक्शन कमीशन। क्या इतना आसान हो जाता है माइक उठाइए और इस तरीके की बयानबाजी कर डालिए
क्या इलेक्शन कमीशन को इसका कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? पहले हुमायूं कबीर थे, कहते हैं हम तो बाबरी बनाएंगे, उसके बाद एक शख्स आ जाते हैं संसद में राम जी की तुलना मुसलमानों से कर देते हैं कि वो मुसलमान थे। अब ये सामने आते हैं शख्स, ये भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि बंगाल को ही आग में झोंक देंगे। अब इस पर क्या इलेक्शन कमीशन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए रितु जी, इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा। इलेक्शन कमीशन तब संज्ञान लेता है जब आचार संहिता लग जाती है और चीजें इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में चीजें आ जाती हैं। ठीक है संदीप जी, बहुत जरूरी है। हमारे साथ एसएम हसन साहब जुड़े हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। बहुत देर से, वो बहुत लेट से जुड़े हैं और मुझे लगता है कि कई सवाल मेरे साथियों एंकर के पास भी होगा। सबसे पहले मैं सवाल आपसे यही जानना चाहता हूं कि ऐसे बेलगाम, बेधड़क और बदतमीज विधायक और ऐसे गुंडे विधायक, इन पर आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? नमस्कार आप सभी को। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहा, लेकिन सवाल मैं सुन रहा था और हमारे बीजेपी के जितने भी भाई बैठे हुए हैं जो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, संदीप जी हैं, मैं सुन रहा था, संतोष जी को भी मैं सुन रहा था। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ मैम, अभी आप लोगों ने जो सवाल किया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो बेजुबान हो चुके हैं, क्यों बेजुबान हो गए, वो क्यों बातें कर रहे हैं? गुंडे विधायक आप जिस तरीके से बोले, आप अभी एक आदमी का और नाम ले रहे थे, हुमायूं कबीर। आपने जब देखा जब वो धर्म की राजनीति करने जा रहे थे, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ने उनको एकदम बर्खास्त कर दिया। हमने बहुत सारे लीडरों को, हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन के साथ, और मैं सुन रहा था अभी आप सर SIR के ऊपर डिबेट करा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं सर, आपको नहीं लगता डिसिप्लिन ममता बनर्जी से ही शुरू होता है? नहीं, आप इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। सर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप शुभेंदु अधिकारी जी का बयान अगर आपने सुना होगा कि 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं, तो मैं SIR के लिए जिन पर आपने कार्रवाई नहीं की, अब मैं याद दिला देती हूँ आपको नाम। आपने कहा हुमायूं कबीर को आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन वो वाले विधायक कहाँ गए आपके? आपकी हिस्ट्री आपको याद होगी, आप पूरा रिकॉल कीजिएगा, जिनको लेकर के आपने कहा कि पर्सनल टिप्पणी है। मैं नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, पहले आप जरा याद कर लीजिए। हमारे MLA साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से SIR बंगाल में हो रहा था, मैं भी माइनॉरिटी का हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं अपने आप को नेता कहता हूं या समाज में रहता हूं, लेकिन आज 2002 में मैं वोटर था। मेरे घर में मेरे फादर का नाम 2002 में था। आज मेरा भाई जो 2002 में 18-16 साल का था, आज उसको हेयरिंग भेजा जा रहा। चलिए कोई बात नहीं है, हेयरिंग आया है, हम लोग जाकर के कागज दिखलाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से कल जो हमारे भाई बतला रहे थे आसनसोल की घटना, आसनसोल में एक गाड़ी भर करके फॉर्म 7, और उसमें मैम कल हम लोगों ने SDO साहब को जाकर के विज्ञापन दिया था और उनसे बात की थी कि वो फॉर्म ऐसा वैसा नहीं, वहां माइनॉरिटी के नाम छपे हुए हैं कि ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। उसके बाद नीचे में इतने फॉर्म मिले थे मैम, हम लोग यही कहना चाहते हैं। और जरा ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी इनको भी बाहर करने वाली है जैसा हुमायूं कबीर के साथ किया था? मैम हमारी पार्टी, हमारे नेता ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी। अगर इस तरह की बयान कोई भी, लेकिन यहाँ पर इस बयान की निंदा करते हैं आप? इस बयान को गलत मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? सर अगर इस तरह सर इस बयान को गलत मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? बस इतना बताइए, समय बहुत कम है सर इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई भी करता है वो गलत है, गलत संवैधानिक बात कोई भी करता है। हाँ। आज संविधान अगर सर कहीं बचा हुआ है तो वो मगरबी बंगाल में बचा हुआ है। सीधी सी बात है कि अगर एक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में खड़े होकर किस तरीके का बयान दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसे किसका सह प्राप्त होगा, किसका बल प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।